नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं कार्यक्रम का आशा किरण होम बच्चों का डेथ चैम्बर। दिल्ली में मंदबुद्धि बच्चों के लिए बनाया गया आशा किरण होम अब बच्चों के लिए डेथ चैम्बर बन रहा है। दस्तावेजों का खुलासा हुआ है कि पिछले 7 महीने में यहां 27 बच्चों की मौत हुई है, जबकि जुलाई में 13 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। हैरानी की बात यह है कि आशा किरण के लिए इतने गंभीर मुद्दे पर प्रशासन बात तक करने को तैयार नहीं है, जबकि मौत की वजह बच्चों की देखरेख और पीने के पानी की ठीक व्यवस्था न होने बताया जा रहा। आशा किरण में मौत के मामले में दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। आज अभी तक जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, इनमें इस बात का साफ साफ जिक्र है कि कैसे महीने दर महीने लोगों की मौत हुई है। सबको चौंकाने वाली ये बात यह है कि जुलाई महीने में 20 दिन के अंदर 13 बच्चों की मौत हुई है। यहाँ इस साल लगातार मौतें हुई हैं, जिसमें जनवरी में 3, फरवरी में 2, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 1, जून में 3 और जुलाई में 13 मौतें हुई हैं। जबकि वर्ष 2023 में जनवरी में जुलाई के बीच ही कुल 13 लोगों की मौत हुई थी। आशा किरण प्रशासन इतने गंभीर विषय पर भी बात करने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी एसडीएम को मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में बताया कि आशा किरण में मौत की बात सही है। रोहिणी सेक्टर 3 स्थित आशा किरण होम में मंदबुद्धि बच्चों और बड़ों को रखा जाता है। दावा किया जाता है कि यहाँ आने से अच्छी देखरेख की जाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से रहस्यमय ढंग से होने वाली मौतों के कई सवाल खड़ी करती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इस आशा किरण होम में मानसिक रूप से परेशान लोगों की देखरेख ही ठीक नहीं की जा रही थी। उन्होंने असुविधा का अभाव रहता है। शायद यही वजह है कि जब यहाँ के प्रशासन से हमने बात करने की कोशिश की तो कोई भी बात करने को तैयार नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या यहाँ हो रही मौतों को छिपाने की कोशिश की जा रही थी। इससे पहले भी कई बार इस तरह की मौतें हुई हैं, तब खूब हो हल्ला हुआ था, अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी। पिछले 1, 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मौतें हुई थी, लेकिन इस बार मामला 1 महीने के भीतर 13 मौतों का है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना मिलने का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन एसडीएम का मानना है कि मौत की वजह खराब पानी हो सकता है। हालांकि अब आशा किरण होम में व्यवस्था ठीक होने की बात कही है, जिससे सरकारी संस्थान से उम्मीद की जाती है कि वो लोग कल्याण के लिए काम करेंगे। वो इस तरह घटनाक्रम डरावनी स्थिति पैदा करती है। वैसे बच्चों की मौत को लेकर कार्रवाई की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि दोषियों पर एक्शन तो होगा, लेकिन जिन बच्चों की मौत लापरवाही की वजह से हो गई वो तो लौट कर नहीं आ सकते। और क्या प्रशासन इस बात की गारंटी दे सकता है कि भविष्य में इस तरह से किसी बच्चे की मौत नहीं होगी? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा वर्मा ने आशा किरण में हुई मौतों को लेकर कहा कि हम फैक्ट फंडिंग टीम के स्पॉट पर भेज रहे हैं। टीम वहीं आगे से दिल्ली के रोहिणी स्थित आशा किरण होम एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया जी। आज आपको जान करके हैरानी होगी कि जुलाई महीने के अंदर पिछले 20 दिनों के अंदर यहाँ 13 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर प्रशासन के अंदर हड़कंप मच गया। जिसके बाद यहाँ पे एसडीएम एडीएम जो इंक्वायरी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं इस समय, क्योंकि ये रिपोर्ट आने के बाद से अगर पूरे साल की हम बात करें तो जनवरी से लेकर अब तक यहाँ सिर्फ 27 बच्चों की यहाँ मौत हो चुकी है। आप पीछे मेरे पीछे भी एक एम्बुलेंस देखते हैं, इसमें बच्चों को यहाँ से मंदबुद्धि के बच्चों को इस एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है, जिनकी जाँच कराई जा रही है। लेकिन पानी के सैंपल भी चेक कराए गए जो दिल्ली जल बोर्ड को भेजा गया। फिलहाल सभी बच्चों का पोस्टमार्टम करा दिया, रिपोर्ट का इंतजार करे जा रहा है, जिसके बाद एक इंटरनल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जा रही है, जिसके बाद रिपोर्ट जो है वो एसडीएम को सौंपेंगे और आगे की जांच जारी रहेगी। फिलहाल एसडीएम और जो पंजावला के एरिया में वो अभी मौके पर है, अंदर है और जांच कर रहे हैं, जिसके बाद जांच आने के बाद ही आगे की जो जांच है वो इसमें जिसकी कमी होगी सामने आएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सचिन के साथ मैं भारत भूषण, के न्यूज़ इंडिया। दिल्ली सरकार आशा किरण नाम का शेल्टर होम चलाती है, जहां मेंटली चैलेंज्ड महिलाएं और बच्चे रहते हैं। इस शेल्टर होम में पिछले 20 दिन में
13 रहस्यमय कारणों से मौतें हुई हैं। ये बहुत डराने वाली बात है और बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। हम दिल्ली महिला आयोग की मैं अध्यक्ष थी, तब भी यहाँ पे मैंने देखा था कि 2 महीनों में 11 मौतें हुई थी। मैंने तुरंत जाके इंस्पेक्शन किया था और मुझे वहाँ पे जो मैंने हालात देखे वो बहुत चौंका देने वाले थे। मैंने देखा कि किस तरीके से स्टाफ ना होने के कारण, व्हीलचेयर्स ना होने के कारण महिलाओं को रेंग रेंग कर बाथरूम जाना पड़ रहा था और कई महिलाएं वहीं कॉरिडोर में शौच कर रही थी, बाथरूम कर रही थी। बहुत बुरा हाल था। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो वहाँ पे बिस्तर थे, उन्हीं बिस्तरों में बच्चों को शौच करना पड़ रहा था। कोई स्टाफ ही नहीं था। इतनी गंदगी थी, इतनी बदबू थी कि मैं बता नहीं सकती। हमने ये तक देखा कि जो महिलाएं थीं उनको नहलाने ले जाने के बहाने वहीं पे कॉरिडोर में ही उन्हें नग्न अवस्था में खड़ा कर दिया जा रहा था, जिसको सीसीटीवी पे कुछ आदमी मॉनिटर कर रहे थे। कितनी शर्म की बात है। हमने यहाँ तक देखा कि डॉक्टर्स की इतनी ज्यादा कमी थी कि वहां पर एक साइकियाट्रिस्ट आता था और वो भी हफ्ते में एक बार कुछ घंटों के लिए, और कई 100 लोग वहां पे रह रहे थे। इसमें तुरंत एक एफआईआर होनी चाहिए और जितने लोग हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, लापरवाही के कारण उनके या भ्रष्टाचार के कारण आज ये हालत है, उनके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए। आज इतने दुख की बात है कि दिल्ली सरकार जो शेल्टर होम्स चला रही है, इनके हालात तो जेल से भी बदतर है। मैं ये मुद्दा पार्लियामेंट में जरूर उठाऊंगी। आशा किरण ये एक शेल्टर होम जहां पे दिल्ली से लावारिस दिव्यांग लोगों को शरण दी जाती है, परंतु शरण के नाम पे अंदर ठहरे हुए लोगों की जिंदगियों को जो खतरा यहाँ पे बना हुआ है, प्रशासन की लापरवाही, अनियमितताएं, लगातार मौतें हो रही हैं। जुलाई माह में यहाँ पे 17 लोगों की मौत हुई। पूरे के पूरे 2024 के अंदर 27 लोगों की मौत की खबर यहाँ पे आई। प्रशासन सोया है, सरकार सोई है। किसी भी प्रकार का क्यों मौत हुई, क्यों वो लगातार दिव्यांगजन मारे जा रहे हैं, उनकी देख रेख में कहाँ लापरवाही है? क्या उन्हें खाने को मिलता है या नहीं मिलता? क्या उन्हें साफ पानी, इलाज मिल रहा है? दवाई उनको दी जा रही है, नहीं दी जा रही? परंतु किसी भी प्रकार का कोई जवाब प्रशासन की ओर से नहीं है। आज हम सब लोग यहाँ आए, हमने कोशिश की कि आशा किरण की मैनेजमेंट से हमारी बात हो सके, हम उनसे पूछ सकें कि लगातार इतने लोग जो यहाँ मर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। पर आप देख सकते हैं कि ये गेट तक उन्होंने खोला नहीं। यहाँ पे सभी जिम्मेवार लोग हैं, हमारे क्षेत्रीय निगम पार्षद लोग यहाँ पर हैं, सामाजिक लोग यहाँ आए हैं कि आज जिस आशा किरण को आशा भरी निगाह से लोगों ने देखा, अपने रिलेटिव्स को या जो भी बेसहारा लोग थे उनको यहाँ शरण दी गई, परंतु वहां पे उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है वो किसी को पता नहीं चल रहा है। लगातार एक के बाद एक व्यक्ति मारा जा रहा है और उन खबरों को सुर्खियों में भी आने नहीं दिया जाता। कोई जवाबदेही नहीं तय होती है। क्यों मारे गए, क्या हो रहा है अंदर, इसकी खबर देने वाला कोई नहीं है। आज हम यहाँ आए हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन को हमसे बात करनी पड़े। हम यहाँ से आज जवाब लेकर ही जाएंगे। अंदर जाने के बाद बातचीत प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हुई और गंभीर बातें सामने आई हैं। ओवर क्राउडेड है, 300 लोगों के लिए था, 1000 लोग यहाँ पर रह रहे हैं। एक एक कमरे में लोग ठूसे हुए हैं, अटेंडेंट प्रॉपर नहीं है और 32 लोग इस महीने एडमिट हो चुके हैं। जुलाई में 32 लोगों को बीमार पड़े और एडमिट हुए, जिसमें से 14 लोगों की मौत हुई है, एक माइनर है, 6 लेडीज़ हैं और बाकी मेल हैं। इसमें यह भी बात सामने आई है सारी इसमें कि जब ये लोग एडमिट हुए तो सरकार ने क्या कदम उठाए, इस पर कोई जवाब नहीं है किसी को। सिर्फ उनको अंबेडकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और जिम्मेदारी पूरी हो गई सरकार की और वहाँ पर उनकी मौत हो गई। ये मौतों का कारण जो है फूड पॉइजनिंग भी है, डायरिया भी है, कंटेमिनेटेड वाटर भी है और कुपोषण का भी शिकार है इसमें बहुत सारे बच्चे इन मौतों में। तो ये जो दुर्घटना कहिए या ये मौत कहिए, ये वास्तविकता में मौत नहीं है, इंटेंशनल मैलाफाइड मौत है, की गई है, मारा गया है, तो ये हत्याएं हैं। और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से पूरे मामले को ढकने की कोशिश की गई, आज ये सारा मामला सामने खुल गया है कि यहाँ पर अभी तक एक भी व्यक्ति
आज तक सरकार का यहाँ नहीं पहुँचा। पूरे मामले पर कोई जांच नहीं की गई है। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं और सरकार जो पूरी तरह से यहाँ पर 250 स्टाफ ऐसा है जो जिसको सैलरी नहीं मिल रही। आप सोचिए कि 250 स्टाफ अगर बिना सैलरी के काम कर रहा है या 6-6 महीने सैलरी नहीं मिल रही है तो वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था होगी? ये बजट कहाँ जा रहा है? कुपोषण से डेथ होने का मतलब ये है कि भारी भ्रष्टाचार यहाँ पर जो बजट एलोकेट किया गया उसमें हुई है। ये सारी बातें सामने आई है। हम इसकी सीबीआई की मांग करते हैं और इस पूरे मामले पर सरकार कटघरे में है और हम मांग करते हैं कि दिल्ली की सरकार इस पर जवाब दे। रोहिणी सेक्टर 1 स्थित आशा किरण होम में बीते जुलाई महीने में 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत का मामला सामने आया है। इन लोगों की आखिरी कैसे हुई यह विषयों के सवाल के घेरे में है। दरअसल बीते केवल जुलाई महीने में ही हुई मौतों का आंकड़ा हैरान और परेशान करने वाला है। वहीं एसडीएम का कहना है कि जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी पाया गया उस पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में आशा किरण होम में 13 बच्चों की मौत एक विषय का चर्चा बनी हुई है, जिसको लेकर प्रशासनिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है, मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू कर दी है। इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए रोहिणी के एसडीएम हमारे साथ मौजूद हैं, मनीषा वर्मा जी। उनसे इसकी बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। सर, आशा किरण होम में जो आज 13 बच्चों की मौत बताई है, ये नंबर ज़्यादा है, नो डाउट, इन कंपैरिजन टू प्रीवियस मंथ्स एंड सेम मंथ्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो इस बारे में हमने भी अपने तरीके से जानकारी इकट्ठी की है, उनसे जानकारी लिया और खुद जाकर के भी देखा है। तो तात्कालिक रीजन ऐसा एज सच नहीं बताया जा सकता कि जब तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए हमारे हाथ में, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो फिर हम उसकी एक डिटेल इंक्वायरी अपने यहाँ करते हैं और एनएचआरसी के अंदर इसकी रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं। तो उसमें सारी बातों का खुलासा होगा और तभी हम इसके बारे में पक्का बता पाएंगे। लेकिन अभी इंस्टेंट वहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि कोई एपिडेमिक जैसी सिचुएशन थी या बहुत सारे बच्चे बीमार अंदर पाए गए। तो 4 या 5 बच्चे अभी थे जो बीमार मुझे दिखे और पता लगा अस्पताल में है। तो 2 या 3 उनके अपने ही नर्सिंग होम में थे, जो आशा किरण के अंदर छोटा सा एक नर्सिंग होम है, और बाकी 2 अस्पताल में भर्ती थे। बाकी जो बच्चे हैं वो अभी नॉर्मल कंडीशन में थे। सर, जैसे जानकारी मिल रही है कि जनवरी से लेकर अब तक 27 बच्चों की मौत हो चुकी है। सर, इस बारे में क्या? ये जानकारी मैं एक बार फिगर कैलकुलेट कर लेता हूँ सारे मंथ वाइज इनकी कितनी है, लेकिन एवरेज 1 या 2 डेथ्स की रिपोर्ट रहती है पर मंथ इनकी, क्योंकि इंक्वायरी तो हर एक केस में हमारे यहाँ से होती है इनकी, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ से भी होती है, क्योंकि ये कस्टोडियल डेथ है। तो और दोनों जगह से रिपोर्ट फिर एनएचआरसी को सबमिट होती है। सर, जैसा कि बताया कि पानी को लेकर भी इसमें शिकायत दर्ज की गई कि पानी के कारण बच्चों की मौत हुई, तो क्या पानी के भी सैंपल चेक करवाने के लिए भेजे गए? बिल्कुल, पानी का सैंपल पे डाउट इसलिए गया चूँकि बरसात का सीजन है और पानी की शिकायतें और भी कई जगह से हमारे पास आती रहती हैं, इसीलिए हमारा शक सबसे पहले पानी की तरफ गया। तो मैंने तुरंत डीजीपी को चिट्ठी लिख करके कहा है कि आप पानी का सैंपल चेक करिए, और मैं जब आज वहाँ गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी लिखा है और सैंपल वो लेकर जा भी चुके हैं। जैसा कि आपने सुना कि जो भी मजिस्ट्रेट जांच चल रही है और जो भी जांच सामने आएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी आगे की, और अभी फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, और जिसके बाद जो भी इसमें दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सचिन के साथ मैं भारत भूषण, के न्यूज़ इंडिया। और मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ अफजल मलिक है, बीजेपी प्रवक्ता, प्रकाश श्रीवास्तव हैं आप प्रवक्ता, कुलदीप भरत हैं दिल्ली संवाददाता। पहले कुलदीप का रुख करूंगा, फिर मैं बाकी लोगों की तरफ आऊँगा। कुलदीप, अभी आप उसी जगह मौजूद हैं और वहाँ पर अभी क्या स्थिति है, कौन कौन वहाँ पहुँचा हुआ है और प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन मौजूद है? कुलदीप। देखिए, मैं इस वक्त रोहिणी के आशा किरण होम में इस समय मौजूद हूँ, और जैसे कि पीछे वही दिखता है आशा किरण होम का, जहाँ 13 बच्चों की अंदर मौत होगी, जिसके बाद सुबह प्रशासनिक हड़कंप मच गया। प्रशासन जो तमाम आला अधिकारी है सुबह से उनका आना जाना लगा हुआ। यहाँ सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा महिला आयोग की टीम पहुंची थी, जो कुछ दिन पहले यहाँ से निकली है। अभी फिलहाल अंदर अभी स्वाति मालीवाल मौजूद है, और जो इलाके के डीसीपी है गुरुपाल सिंह सिद्धू, वो भी अभी मौके पर मौजूद है। सुबह जो रोहिणी एसडीएम थे एडीएम पंजाबला, वो आके यहाँ पे जांच कर गए थे। शुरुआती जांच अभी चली हुई है, क्योंकि जो जिस समय जांच में निकल के सामने आया है कि पानी को लेकर भी इसमें बच्चों की मौतें हो सकती है, जिसको लेकर जल एसडीएम द्वारा लेटर लिखा था, जिसके सैंपल उठा लिए गए हैं। वहीं जब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी बताया कि कैमरे से जिस तरह शुरुआती जांच अंदर पड़ी है, तो कई तरह की खामियां सामने आई है, जिसके अंदर
जो यहाँ तादाद है, जो कैपेसिटी है, उससे 2 गुना बच्चों को यहाँ रखा गया है। किस तरह उनके शौचालय की सफाई नहीं है, तो एक ही कमरे के अंदर कई के बच्चे औरतें पड़े हुए हैं, वहाँ पे गंदगी है, सफाई नहीं है। जब महिला आयोग की टीम यहाँ पहुंची है तब अंदर सफाई शुरू करेंगे, पानी से धुलाई की जा रही है, वही खाना इनको टाइम पे नहीं दिया जाता। और जब जनवरी से अगर बात करें तो हर महीने के 3 मौतों का आंकड़ा निकल के सामने आया। वही इनका जो पीछे जो आशा किरण होम है, इसके अंदर भी दिल्ली सरकार के अधीन आता है, लेकिन उसको ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में दे रखा है। वहीं जब अंदर के ठेकेदारी पर जो अटेंडेंट हैं उनको बताया कि सभी नो सकी है, उनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है कि कैसे इनको अटेंड करना है, किस तरह इनको दवाइयां देनी, कभी इनको खाना देना है। वहीं जब खाने का भी चार्ट चेक किया गया तो खाने के रिश्तों में इस तरह की एंट्री करी गई है कि जो महिला आयोग ने बताया कि उन्होंने जब खाने के बारे में पूछा कि क्या दिया था, वहाँ मटर पनीर, दाल मखनी, रोटी, चावल, पापड़, इस तरह की चीजें ली गए। क्योंकि यहाँ जिस तरह के हालात देखे, किचन उन्होंने देखा कि बहुत ठंडा है, और जिस तरह रजिस्टर में दर्शाया गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिली भगत से। अच्छा, इसमें क्या रूटीन चेकअप नहीं होते थे क्या यहाँ के? विवादों में आए कुलदीप, बड़ी बात यह है कि इस पे रूटीन चेकअप नहीं होते थे क्या यहाँ पे अधिकारी हर हफ्ते नहीं आते थे, यहाँ पर चेकअप नहीं होते थे? अब हर महीने 1-2 मौतें हो रही तो इसका तो रूटीन चेकअप होना चाहिए था इस केंद्र का, आशा किरण केंद्र का। जी मैं वही बताना चाह रहा हूँ। समाज कल्याण विभाग जो मौजूदा मंत्री, इसमें कोई मंत्री नहीं है, और ऐसे में इसमें सीएम की जिम्मेदारी होती है। जो इसमें वो भी एक एडिशनल चार्ज दिया गया है, जिनको सिर्फ जो हफ्ते में एक बार आते हैं उनकी भी कोई भी एंट्री नहीं होती है, ना कोई बायोमेट्रिक यहाँ पे तरीका अपनाए। एक जो एडिशनल अफसर है वो एक दिन आता है, यहाँ पे सिर्फ चला जाता है, कोई इसमें जिम्मेवारी नहीं, रूटीन चेकअप कुछ नहीं है। हालांकि जो भी मौत होती है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूर दर्ज कर जाती है, क्योंकि मानसिक रोगी को एक स्थायी स्थान है जहाँ पे 80% लोग ऐसे जो मानसिक रोग से बीमार होते हैं, वो लोगों को एडमिट किया जाता है जिनका कोई नहीं है, जो अनाथ है। लेकिन ऐसे में जब रूटीन चेकअप यही नहीं होता, जब किसी की क्योंकि मानसिक रोग से वो बीमार है, और जब उनको कुछ पता लगता है, जैसे आम आदमी अगर उसका कोई तकलीफ है तो वो सामने वाले को बता सकता है, लेकिन जब तक जो अटेंडेंट का ही मुख्य रोल है, अटेंडेंट जो उनको देखते हैं वो लोग जब इनको पता लगता है तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे नजदीक के अम्बेडकर हॉस्पिटल में जाकर इनका चेकअप करा के वापस इनको किसी कमरे में छोड़ दिया जाता है। तो इसी तरह से फिलहाल इनका मेडिकल चेकअप नहीं किया जाता है। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल है समाज कल्याण विभाग के ऊपर। जब पिछले कई महीनों से मंत्री नहीं है, तो ऐसे में सीएम की पूरी जिम्मेदारी है कि सीएम के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है। फिलहाल जब अभी आतिशी ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उन्होंने बताया कि पूरे जनवरी से लेकर अब तक 13 मौतें हुई है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस तरह की बात करी है, जबकि जब अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग जब आंकड़े लेकर सामने आया, जहाँ लिखित में उनके पास लेटर है जिसमें सिर्फ ये बताया गया है कि पिछले महिला आयोग के कुछ लोग वहां पर पहुंचे, महिला आयोग के कुछ सदस्य हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। इसके बीच का गैप वो आप सब समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। इसका फोटो जो है ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा तो मैं शेयर कर दूंगा। आइए, ये डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने मुझे यहाँ की रियलिटी बताई है अभी मेरी। नहीं मैडम, कंडीशन तो काफी खराब है। सर आगे सर आगे मतलब मुझे ही हाईलाइट करोगे? नहीं सर, ये इतनी डेथ हो रही है। हाँ, डेथ बहुत हो रही, और जी इसके पीछे मतलब ये, अरे आराम से भाई आराम से यार, आराम से प्लीज। जी सर। भाई इसमें देखो जो, अरे यार एक मिनट सुन लो, सभी सुन लो। इसमें जो ये एकदम से सर्ज हुआ डेथ में, इसमें ये नहीं है कि एकदम से जो गर्मी बहुत थी, और जो बच्चे थे वो पानी उनको ठीक से नहीं मिल पा रहा था, तो वो कंटामिनेशन हो सकता है उसमें। एजी के पेशेंट थे ज्यादातर, तो मतलब ये लूज मोशन और इसके सर, इससे पहले भी जो है, ये पहला मामला नहीं है जो इतनी बड़ी संख्या में जो है मौतें हुई है। इससे पहले भी हुई है, 11 में हुई है, 13 में हुई है, इसके बाद भी हुई है। तो इतनी लापरवाही क्यों? मैम आपको जो है वो पिक्चर दिखा रही है जिसमें फंगस लगा खाना आप लोग जो है ये इन्होंने दिया है मुझे, इन्होंने नहीं दिया है, नहीं इन्होंने नहीं दिया है खाना, लेकिन पिक्चर इन्होंने दी है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब भाई ये तो सरकार ही फिक्स करेगी किसकी है। बाकी हम तो जो देखते हैं, अब हम बहुत सारे रिकमेंडेशन हमने तो मतलब एडवाइस अपनी देते रहे कि भाई इम्प्रूव करो खाने को बच्चों के लिए। अंडा दूध तो रेगुलर डाइट में होना चाहिए, अंडे दूध के लिए भी आप स्पेशल डाइट होती है इनकी, तो ये बच्चों के लिए बड़ी परेशानी का विषय है। लेटर भी लिखा था इसी बात को लेकर, जो जुलाई में भी लिखा मैम ने। हाँ, कई सारे हुए हैं। मैम ये लेटर है, ये मेरे को कॉपी अभी दी गई है। जी मैम, इसमें लिखा है, हाँ ये वही है, 21 जुलाई को लिखा गया है यहाँ से। सिचुएशन एट आशा किरण इज सीरियस, 25 एडमिटेड एट MCU ऑन ड्रिप्स एंड मेडिसिन, 8 सीरियस एडमिटेड एट BSA, 5 recent reported with vomiting, matter of great concern, please
लुक इनटू द मैटर। ये 21 जुलाई को लिखा, ये 21 एडमिनिस्ट्रेटर को लिखा गया है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर को लिखने की जरूरत पड़ रही है, वो यहाँ आते नहीं है, उनको लिखा गया है, उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं था और बाद में ये डेथ्स हुई है। उसके बाद सर कितने दिन में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर जो इसकी चीफ है? भाई वो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, पर कम आते हैं। कितने एक मिनट सर, कितने दिन में सर? फिर भी भाई मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, पर मतलब हफ्ते कम में आते कितनी हैं। बार आते हैं या महीने में? हफ्ते में 1-2 बार। आइए। अच्छा, जबकि उन्हें रेगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पोस्ट है तो आना तो चाहिए, पर उनका वो भी है कि वो कई जगह काम देखते हैं। कितने डॉक्टर्स टोटल एम्प्लॉयड है? टोटल 6-7 डॉक्टर है। नर्सेस कितनी एम्प्लॉयड है? नर्सिस तो बहुत है। और कितने लोगों की कैपेसिटी है इसमें और कितने लोग हैं? भाई ये मैं नहीं बता सकता, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। सर क्या मेडिसिन और सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से? मेडिसिन से भुखमरी को कैसे आप वो कर दोगे काउंटर? नीचे कर आप जी जी बिल्कुल ठीक है। सर आप अगर वो यहाँ भुखमरी से मर रहे हैं तो मेडिसिन यहाँ का बच्चा करीब 60-70% बच्चा मेडिसिन पे है। कितना मेडिसिन पे डालोगे उसको? यदि खराब खाना दिया अगर जाए तो हो सकता है उसको- फूड पॉइजनिंग हुई हो। अरे लो, हाँ, लो BMI भी- इतना लो है कि वो भुखमरी से मर रहे हैं बच्चे। सर अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए आप। भैया नाम से क्या हो सर जाएगा? चेहरा आ गया, नाम भी बता दीजिए। शर्माइए नहीं सर। डॉक्टर अशोक कुमार। सॉरी, अशोक कुमार। अशोक कुमार। आप यहाँ किस पद पे तैनात हैं सर? मैं सीएमओ पद पे। कुल कितने बच्चे हैं? अभी 1000 के अराउंड होंगे, एग्जैक्ट फिगर का नहीं मुझे पता है जी। हाँ, और कैपेसिटी कितनी होगी? तो यहाँ पर आप सुन रहे थे डॉक्टर अशोक कुमार को, जो सीएमओ हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और यहाँ पर लगभग 1000 के करीब बच्चे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और दूसरी चीज़, पानी और खाने को लेकर लगातार वो रिपोर्ट दे रहे थे। ये उन्होंने कहा कि प्रॉपर डाइट नहीं और लूज मोशन और तमाम जो बीमारियां हैं वो इसी वजह से हुई हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे मैं रुक करता हूं प्रखर श्रीवास्तव का। कुलदीप भरत ने अभी तो अपडेट दिया। प्रखर श्रीवास्तव, सरकार आपकी है, सवाल आपसे होगा। खैर आतिशी जो मंत्री हैं उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल है, डॉक्टर साहब को आपने सुना, सीएमओ जो अपने बता रहे थे, उनका कहना है कि भूखमरी, पानी से मौत होना, ये बात अचंभित करती है मुझे। प्रखर। विशाल जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को नमस्कार। विशाल जी, ये बहुत ही हृदय विदारक और ऐसी घटना है जिसपे किसी आज के दिन कोई राजनीति करने का मतलब किसी को नहीं करनी चाहिए। देखिए, आतिशी जी ने अभी बहुत स्पष्ट करा है विशाल जी कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी बैठेगी, 24 घंटे के अंदर पीएम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारी सरकार के सामने आएगी और 24 घंटे के अंदर जैसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है वैसे ही किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विशाल जी, मैं आपके सम्मानित डिबेट पे बैठा हुआ हूं, मैं आश्वासित कर रहा हूं 24 घंटे के अंदर आम आदमी पार्टी कार्रवाई करेगी और किसी भी कोई अधिकारी की गड़बड़ी पाई गई या किसी की भी कोई गड़बड़ी पाई गई उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। देखिए विशाल जी, ये आप भी जानते हैं और हम भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें अधिकारी जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक कानून लेकर आए थे जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव मेंबर्स थे उनके पास जो पावर्स दी गई थी, वो पावर्स का दिल्ली के अंदर हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम अगर कभी भाई एक विधायक की हैसियत अगर उत्तर प्रदेश के पार्षद से अगर आप मेजर करेंगे तो एक पार्षद की हैसियत दिल्ली के विधायक से ज्यादा है। हम कहीं जा नहीं सकते हैं, हम किसी अधिकारी से सवाल नहीं कर सकते। और जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे जो ये काला अध्यादेश जो भाजपा लेकर आई थी इसको स्ट्रक डाउन भी करा था, मगर तब भी भारतीय जनता पार्टी उसको पार्लियामेंट के अंदर पास कराकर सारी पावर जो एक चुने हुए मुख्यमंत्री की पावर होती है वो एलजी के हाथ में देती। हम लगातार विशाल जी मांग करते रहे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, मगर ये नहीं देते क्योंकि ये जानते हैं कि दिल्ली के अंदर देखिए आज जो ये आशा किरण की जो घटना घटित हुई है, ये मैं पूरी तरीके से मानता हूं, ये मैं आपके सम्मानित डिबेट पे कहता हूं,
कि किसी न किसी अधिकारी की कोई ना कोई गलती है, और ये 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आएगी। और हमारी पार्टी के, हम दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर जितनी ताकत है, उस ताकत के तहत हम कार्रवाई करेंगे। हम किसी को भी, किसी दोषियों को बख्शेंगे नहीं। उनकी बहुत बुरी से बुरी हालत हम करने जा रहे हैं। और मैं आपके सम्मानित डिबेट में बैठा हूं, मैं अविरल जी से यही गुजारिश भी करूंगा कि आज के इस घटना के बाद इस पे कोई औची राजनीति ना करे। ये आज के न्यूज के दर्शकों के सामने बैठकर जरूर बोले कि जो भी कार्रवाई, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब मिलकर दिल्ली सरकार के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे। चलिए अविरल भाई से मैं बात, अविरल भाई जी देखिए, बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति ना की जाए। मैं भी इस बात को कह रहा हूं कि इस मुद्दे पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर ये एलजी की बात कर रहे हैं, ये बार बार एलजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इस मुद्दे के ऊपर ये 1 मिनट भी नहीं बोले। पूरा समय यदि बोले तो एलजी के विषय पर बोले, जबकि आपका सवाल इस मुद्दे पर था। इस मुद्दे पर ये नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि यहाँ इनकी कमी है, यहाँ इनकी गलती है। जिस तरीके से अभी छात्रों की मृत्यु हुई थी, जिस तरीके से वो घटना हुई, उस पर भी ये कुछ जवाब नहीं दे पाए। आज इस घटना पर ये कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो जनता इनको देख रही है, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। जिस तरीके से 30 दिनों में 13 बच्चों की मृत्यु होती है, ये बहुत दुखद है। इस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। और ये कहते हैं कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई से क्या 13 जाने उल्टी आ जाएंगी? इस विषय पर ये बोले। यह आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण हुआ। स्वाति मालीवाल जी ने अपने वक्तव्य में इस बात को स्पष्टता पूर्वक रखा है, उसको भी जाकर सुन लेना चाहिए। जिस तरीके से वहां अव्यवस्था है, जिस तरीके से वहां पानी की कमी है, खाने की कमी है, भोजन की कमी है, डाइट की प्रॉब्लम है, इस विषय पर ये क्यों नहीं बोले? ये डाइट की प्रॉब्लम पर नहीं बोले, ये अव्यवस्था पर नहीं बोले, वहां कर्मचारियों की कमी पर नहीं बोले, लेकिन ये एलजी पर लंबा चौड़ा भाषण दे गए। उसके बाद हमें ज्ञान भी दे गए कि इस विषय पर राजनीति ना की जाए। खुद राजनीति करके दूसरों को एक ज्ञान दे रहे हैं। जिस तरीके से जनता, आपके करोड़ों दर्शक आज देख रहे होंगे इन प्रवक्ताओं। चलिए मैं तो कह रहा हूँ आप भी इसी पे बात कर लीजिए, इसी पे बात करते हैं ना। आपके पास सांसद हैं, आप भी तो कुछ कर लीजिए। जी नहीं, देखिए आज मेरा एक छोटा सा सवाल और है। ये दिल्ली की सरकार जो चुनी जाती है, दिल्ली के नागरिक जो वोट देते हैं विधानसभा चुनाव में, तो किस उम्मीद के साथ देते हैं और वो किस लिए? मैं कह रहा हूं अगर ये कुछ नहीं कर रहा है तो आपका भी तो कुछ दायित्व होता है ना भाई, आप भी तो जाएं। पूर्ण राज्य नहीं है तो जवाबदेही बराबरी से होगी दोनों लोगों की। नहीं देखिए, स्टेट की एक अपनी जिम्मेदारी होती है, यूनियन टेरिटरी की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को इन्हें निभाना चाहिए, लेकिन उस जिम्मेदारी को अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं निभा रही है। ये उल्टा घोटाले करने में लगे हैं, उल्टा भ्रष्टाचार करने में लगे हैं, जनता के पैसे को लूटने में लगे हैं। जो पैसा जनता की भलाई में लगना चाहिए था, दिल्ली वासियों की भलाई में लगना चाहिए था, उस पैसे को अपनी जेब में डालने का काम आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और इनके सभी नेताओं के द्वारा किया गया। इनका पूरा शीर्ष नेतृत्व जेल में है भ्रष्टाचार के आरोपों में, और ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। इससे ये साबित होता है, स्पष्ट होता है कि इनकी मंशा क्या है। ये केवल और केवल राजनीति करना जानते हैं, केवल ये भ्रष्टाचार करना जानते हैं, केवल ये आरोप लगाना जानते हैं। ये व्यवस्था नहीं बना सकते, ये जनता के हित में कोई काम नहीं कर सकते, ये झूठ बोलकर वोट लेना भी जानते हैं, इस काम में भी एक्सपर्ट हैं। लेकिन जनता अब इन्हें समझ चुकी है और इस विधानसभा चुनाव में इन्हें करारा जवाब मिलेगा। इनकी 0 सीट आएंगी। जिस तरीके से जनता परेशान है, आक्रोशित है, दिल्ली के निवासियों की, दिल्ली के लोगों की, दिल्ली के छात्रों की, दिल्ली के जितने भी लोग हैं उनकी जाने ले रहे हैं एक प्रकार से, और उसके साथ साथ परेशान करने का जिस प्रकार से इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है वो किसी से छिपा नहीं। चलिए मैं एक बार जरा फिर से आशा किरण से लाइव हमारे साथ कर रहे हैं कुलदीप, अभी वहाँ पर क्या अपडेट है? अभी वहाँ पर महिला आयोग के सदस्य, डॉक्टर सब लोग पहुँचे हुए थे, क्या वो बाहर निकल आए हैं? देखिए, जो महिला आयोग थे और जो डॉक्टर थे वो जब भी यहाँ से जा चुके थे तो उनको अंदर से जो कागज चाहिए थे वो कागज उन्होंने ले लिए। जो अभी कुछ दिन पहले इन्होंने आशा किरण होम ने जो मिनिस्ट्री को लिखी थी कि जिस तरह की मौतें हो रही है उसको उन्होंने पहली शिकायत की, लेकिन उससे भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। उसको जो राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम है वो लेके यहाँ से निकल चुकी है। वहीं सीएमओ जिनका कहना था कि जिस तरह से जो पूरी यहाँ पे एक तरह से लापरवाही, जो मील दिया जाता है, रहने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कोई फिल्टर नहीं है, कोई प्योरीफायर नहीं है। और अब जब
सुबह से ये मामला जब खून पकड़ता नजर आ रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर अभी हावड़ा तली के अंदर इस समय कूलर लाए गए हैं, 2 कूलर की मोटर चेंज करी जा रही है, क्योंकि अंदर पंखों की भी व्यवस्था नहीं थी। ऐसी गर्मी के अंदर कोई शुरुआती में सुबह जब बात करने की कोशिश करी तो ये बात सामने निकली आई थी कि भीषण गर्मी के कारण शायद इन लोगों को डायरिया हुआ और उस कारण इनकी मौत हो गई है। तो अब 2 कूलर अभी मौके पर नए लाए गए हैं, जिनको अंदर भेजा गया, कूलर लगाए गए। वहीं अभी स्वाति वाली जो है वो अभी अंदर है, वो अपनी जांच चल रही है, और ऐसे में डीसीपी रोहिणी है वो भी अंदर ही अभी जांच सुबह से ये जांच चली रही है। वहीं एडीएम एसडीएम की जांच करके निकल चुके हैं, और वो जाहिर से अभी सब कुछ कहने से बच रहे हैं, एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन जब तक जांच जो निकल कर सामने आएगी, रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि किस कारणों से मौत हुई है। वहीं लेकिन एसडीएम का और जो विभाग है उसका ये कहना है कि अगर जो भी दोषी पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ दर्शाता है कि इतने टाइम से यहाँ पर कोई भी अफसर नहीं था, और एक एडिशन 4 था, ना कि यहाँ पर कोई मंत्री भी यहाँ नहीं था। ऐसे में भगवान भरोसे ये जो शेल्टर था ये चल रहा था, इसके अंदर कोई देखने वाला नहीं था, कोई ऑडिट नहीं किया जाता था। यहाँ पर किस तरह के बच्चों की देख रेख करते हैं, जो अटेंडेंट थे उनको भी प्राइवेट कंपनी के प्रोजेक्ट ठेका देकर यहाँ रखा गया था। बिल्कुल, मैं प्रखर के पास आऊंगा। प्रखर, ये बहुत अहम मुद्दा है जो अभी जैसे कुलदीप भरत ने कहा कि भाई इतने लोग थे, आता ही नहीं था कोई यहाँ पे, तो ये भी तो एक सवाल है। बिल्कुल विशाल जी, मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना कुलदीप जी को। मैंने आपको यही चीज बताई कि विशाल जी की आप 24 घंटे का सिर्फ इंतजार करें, 24 घंटे के अंदर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रही बात, मैं अभी विशाल जी बहुत ध्यानपूर्वक अबरल मलिक जी को सुन रहा था, मैंने उनसे निवेदन भी करा था विनम्रता पूर्वक कि इस पे किसी प्रकार की कोई राजनीति ना करे, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है और हृदय पीड़ा वर्धक विषय है, जिसमें हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति करना नहीं चाहिए। और जो भी जिन परिवारजनों को उनको हम विशाल जी, मगर अबरल जी बिल्कुल बाज नहीं है, बिल्कुल उन्होंने वही अपना स्टैंडर्ड, वही अपना व्यक्तित्व निभाया जो भारतीय जनता पार्टी। देखिए विशाल जी, ये बहुत साफ है, ये आपके दर्शक बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और यहाँ आप भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं इसको कि किस तरीके से एक दिल्ली के अंदर विधायक की पावर से को छीना गया है, किस तरीके से एक जो पावर होती है, जो एक विधायक की, एक चुने हुए निर्वाचित व्यक्ति की पावर होती है, वो उठा के अधिकारियों को और एलजी साहब को दे दी जाती है। और उसके बाद कुछ भी अगर होता है तो छीटाकशी हमारे ऊपर करी जाती है। ये बहुत ही शर्मसार विषय है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ विशाल जी कि मैं आपको आश्वासित करता हूँ, के न्यूज के सभी दर्शकों को आश्वासित करता हूँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से किसी भी दोषी को आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी, उनको उनका पर्दाफाश करेगी, और जिसको भी इस लापरवाही में इन मौतों के पीछे है उनको हम बख्शेंगे नहीं, और तरीके से उनका बुरा हाल करने जा रहे हैं। अबरल जी, अगर बात की जाए ना तो ये तो बार बार आश्वासन दे रहे हैं। प्रखर जी, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और विशेष रूप से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे, तो मेरे ऊपर आरोप लगाने होगा, जिस तरीके से जाने गई हैं ये उल्टी नहीं आ जाएंगी, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई करने से जाने उल्टी नहीं आ जाएंगी। इस बात को प्रखर जी आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है ये बहुत दुखद है, और किसके कारण हुई है, क्यों हुई है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और क्यों हुई है, किसके कारण हुई है, इसका केवल एक ही उत्तर आता है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के कारण हुई है, इनकी लापरवाही के कारण हुई है, अधिकारियों की, इन नेताओं की लापरवाही के कारण हुई है। जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। दिल्ली में मेयर इनका है, दिल्ली का मुख्यमंत्री इनका है, पूरी कैबिनेट इनकी है, पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी है, पार्षद इनके हैं, विधायक इनके हैं, अधिकारी इनके हैं, मेयर का जो नीचे का सब स्टाफ है पूरा अधिकारी हैं वो इनके हैं। उसके बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो इससे इनकी स्पष्ट मंशा क्लियर हो रही है, जनता में क्लियर मैसेज जा रहा है कि ये केवल आरोप लगाना जानते हैं, कुछ करना नहीं जानते हैं। यदि कुछ करना जानते हैं तो आप जिन मुखिया की बात कर रहे हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, उन्हीं के आप ही की तो भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ है, जिनकी जमानत नहीं होने के, आप ही लोगों ने तो पीएमएलए एक्ट के अंदर संशोधन करा था कि जिसके प्रावधान इतने कड़े। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं सुनिए मैं आपको सुन रहा था। के न्यूज के दर्शक बहुत समझदार है। और पहले तो मैं टॉपिक पे ही रहने को कहूंगा दोनों प्रवक्ताओं को।
जी यही और मैं दोनों लोगों की उतनी जवाबदेही जानता हूं जितनी आप दो एक दूसरे पर कह रहे हैं। भाई मेरा बड़ा सवाल ये है कि वो पूर्ण राज्य नहीं है तो जिम्मेदारी अविरल जी आपकी पार्टी की है, और आपकी राज में सरकार है तो प्रखर जी आप भी बच नहीं सकते हैं इससे। विशाल जी, मैंने अभी आपके सम्मानित डिबेट पे यही मैंने आपको आश्वासित करा। आप 24 घंटे का, मैं के न्यूज के दर्शकों को मैं आश्वासित करता हूं आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से कि आप 24 घंटे का वक्त दें। हमारे पास मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी, जो प्रिलिमिनरी हमने इंक्वायरी बैठाई है, उसकी रिपोर्ट आप आ जाने दें। पोस्टमार्टम की वजह जो पीएम है वो आ जाने दीजिए। अगर हमने कार्रवाई करने में किसी भी तरीके की कोताही करी तो आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, आप मेरी इज्जत उड़ाइएगा। आपके कारण, आम आदमी पार्टी की गलती के कारण जान गई, उसके बाद आप कह रहे हैं 24 घंटे में कार्रवाई की जाएगी। मेरा सवाल ये है, क्या कार्रवाई करने से जाने उल्टी आ जाएंगी? मेरा सवाल केवल ये है, इसका उत्तर आप दीजिए। देखिए अविरल जी, आप जो इस तरीके से जो बता रहे हैं कि पानी की अवस्था के कारण और कम डाइट मिलने के कारण, मैंने आपसे क्या कहा, इतना व्याकुल, इतना उत्तेजित ना हुई है। देखिए इस पे किसी प्रकार की राजनीति करना, आप उत्तेजित हो रहे हैं, मुझे देखिए इस वक्त ये विषय बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही पीड़ा भरा विषय है। एक एक करके दोनों लोग अपनी बात रख लें। मुझे तो लगता है एक एक करके अगर बात रखेंगे तो सही रहेगा, वरना आप लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि भाई एसडीएम मान रहा है इस चीज को कि पानी की वजह से मृत्यु हुई, और प्रखर जी आप ही का तो नारा था ना, बिजली पानी सारी चीजें आप ही की थी। देखिए फिर मैं अगर कुछ कहूंगा तो कहेंगे कि डिबेट को डिरेल कर दिया गया। देखिए जब गर्मी में समय में किस तरीके से दिल्ली पानी के लिए तरस रहा था, और हमारी आतिशी जी, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे, मैं आऊंगा आपके पास अविरल, मैं आऊंगा। अविरल जी व्याकुल मत होइए। जब कोई सवाल कोई करता है, कोई सम्मानित एंकर करता है तो उनको सुना जाता है ध्यान से। मुझे मालूम है आपको ये एथिक्स नहीं है, मगर आपको समझना चाहिए। विशाल जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर गर्मी में एक समय में पानी की किल्लत हुई थी। आतिशी जी हमारी मजबूर हो गई थी हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखने के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को चिट्ठी लिखने से कि हम दिल्ली का यमुना स्तर का पानी बहुत लेवल के नीचे जा चुका है, वो पानी जो हथनी कुंड में आपने बंद करके रखा हुआ है, जो बैराजों में बंद है, उसको खोलने का काम करें। मैंने आपको, विशाल जी देखिए टॉपिक फिर डिरेल होगा, कोई मतलब नहीं होगा। आपको, आपके सम्मानित चैनल को मैं यही आश्वासित कर रहा हूँ, आपके क्या कहते हैं दर्शकों को यही आश्वासित कर रहा हूं, 24 घंटे पे जो मजिस्ट्रेट की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी, जो भी आएगी, जिस तरीके से आतिशी जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी आप पत्रकार साथियों बंधुओं को बताया है, उसी तरीके से हम फिर 24 घंटे की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जहां पर किसी को भी कोई भी अगर गलत करता हुआ पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ हम उसका बुरा से बुरा हाल करने का काम करेंगे। चलिए अविरल जी, देखिए अब इतनी बात तो आपको माननी चाहिए ना, कार्रवाई की बात तो कम से कम कर रहे हैं जी। देखिए ये कह रहे हैं 24 घंटे में कार्रवाई करें, 24 घंटे छोड़िए 24 मिनट में ये चाहे कार्रवाई कर ले, लेकिन क्या वो जाने उल्टी आ जाएंगी? मेरा केवल ये सवाल है, जो कि इनकी लापरवाही के कारण गई है, जो कि आम आदमी पार्टी सरकार की लापरवाही के कारण गई है, क्या वो उल्टी आएंगी? इसका केवल ये उत्तर दे दें, ये इधर उधर ना घुमाए, हाँ या ना में उत्तर दें। अरे अविरल जी एक बात आप मुझे बताइए, छोटी सी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जब दिल्ली पानी के लिए तरस रही थी, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, सवाल क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए एलजी साहब क्या कर रहे थे? देखिए ऐसी बचकानी चीजें मत, देखिए सुन लीजिए, देखिए आप सुनिए, बात मत होइए। एक मिनट आपका हो गया। दिल्ली की जनता ने किसे वोट दिया और किसे चुनने का काम किया है, बताइए। देखिए दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट करा, एमसीडी से भाजपा को उखाड़ के फेंका, मगर आप ही की सरकार ने काला कानून अध्यादेश लाकर सारी ताकत जो विधायक की होती है, एक मुख्यमंत्री की होती है, आपने एलजी साहब को दे दी। ठीक है जी, आप बताइए। अच्छा आप ये बताइए, आपने पावर, मुख्यमंत्री की पावर आपने एलजी साहब को दिया नहीं दी? चलिए जवाब दे रहे हैं प्रखर, वो जवाब दे रहे हैं। अविरल जवाब दीजिए। दिल्ली की जनता ने इन्हें वोट दिया ये कह रहे हैं, और इसीलिए ये तोहफे में दिल्ली की जनता को ये दे रहे हैं मृत्यु। ये तोहफे में विशाल जी, जो भी मैंने इन्होंने जो सवाल पूछा इस पर जवाब लीजिए,
इन्होंने एक मुख्यमंत्री की ताकत को एलजी के पास ट्रांसफर। जवाब दे दीजिए ना अविरल जी जवाब दे दीजिए उनके सवालों का भी। नहीं, इनका सवाल क्या है मेरी समझ से बाहर है। मैंने एक अरे मैं फिर बोले दे रहा हूँ। चलिए अविरल जी एक सेकंड प्रखर अपना सवाल फिर से पूछ लो। देखिए मेरा सवाल विशाल जी आपके माध्यम से मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक सवाल पूछ रहा हूं और मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप उनको ये सवाल समझा दें क्योंकि उनको मेरा सवाल समझ में नहीं आएगा। विशाल जी मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है और निर्वाचित विधायक है, देखिए प्रकार से यह है कि उल्टा चोर भगवान को डांटे। देखिए अब ये डर रहे जवाब देने से। विशाल जी अब ये डर रहे। मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाह रहा हूँ कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की जो ताकत होती है, एक निर्वाचित विधायक की जो ताकत होती है, वो ताकत के एलजी साहब के पास नहीं दे दी गई है। क्या ये काला अध्यादेश पार्लियामेंट में इन्होंने पास नहीं कराया था? क्या सर वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश लेकर आए थे उसको पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पलटने का काम नहीं करा था, जिसमें सारी जो पावर थी मुख्यमंत्री की, विधायकों की, वो छीन के एलजी के हाथों में नहीं दे दी? ये सवाल है विशाल जी। चलिए जवाब दे रहे अविरल जवाब दीजिए। देखिए मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था, क्या जाने उल्टी आएंगी, उसका जवाब देना इनके बस का बात नहीं है। अब मेरा दूसरा सवाल रहेगा इनसे। देखिए जवाब तो दो भाई, दोनों लोग जवाब नहीं दे रहे हो, एक दूसरे सवाल ही पूछ रहे हो, जवाब भी तो दो। साथ में मैं जवाब भी ऐड कर देता हूं। हाँ देखिए मेरा ये मानना है कि एलजी साहब से संपर्क किया जाता है किसी भी विषय को लेकर सरकार के द्वारा। तो इस विषय को लेकर क्या एलजी साहब से संपर्क किया गया था, और अगर किया गया था तो उसके सबूत तत्काल चैनल पर लाइए और दिखाइए। आप मेरे सवाल समझ नहीं पाए, आप इनसे सवाल पूछ लीजिए। छोड़िए सवाल छोड़िए, छोड़ दिया की बात कर रहा हूं, छोड़ दिया सवाल की बात कर रहा हूं, की राजनीति करवा लीजिए। विशाल जी सवाल पूछिए, आपसे निवेदन है मेरा, इनसे सवाल पूछिए। उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं एलजी को ताकत दे दी गई, ये भी तो बड़ा सवाल वो पूछ रहे हैं ना, जवाब दे दीजिए। आप कोई अध्यादेश लेकर आए थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आपने पलटा था जिसमें सारी ताकत छीन ली गई, ऐसा लाए थे? के न्यूज के दर्शक जानना चाह रहे हैं, प्लीज बताइए अविरल जी। आप चाह रहा हूं मेयर किसका है, शैली ओबरॉय कौन है, अरविंद केजरीवाल कौन है? देखिए आपके सम्मानित डिबेट में डिरेल कर रहे हैं आपकी डिबेट को। सवाल पूछ रहा हूं, जवाब नहीं दे रहे। बोलिए अब मैं अपने हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। अब वो तो हट गए ना, वो तो बात ही नहीं कर रहे, कह रहे मैं बोलूंगा ही नहीं, आप बोलते रहिए। मैं भी निवेदन कर रहा हूं सुनने के लिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन। चलिए प्रखर मैं वो कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए अविरल जी। निवेदन कर लूंगा पर सुन लो, जनता को सुन लेने दो बात। देखिए जिस तरीके से आप लगातार सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, जनता ये जानना चाहती है इस मुद्दे को लेकर, जो जिस प्रकार से मृत्यु हुई है, इस मुद्दे को लेकर एलजी साहब से आपने किस विषय को लेकर संपर्क किया था, इस मुद्दे में क्या संपर्क आपके द्वारा किया गया था एलजी साहब से, और अगर किया गया था तो उसके एविडेंसेस प्रूफ दिखा दीजिए। अविरल जी आपसे मैं बहुत ही निवेदन पूर्वक एक चीज आपसे मैंने कही। अरे अब आपने सवाल पूछा, जवाब तो ले लो भाई, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो भाई? जवाब लो। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जवाब नहीं है। आपसे मैंने क्या कहा? चलिए अविरल जी प्रखर अपनी बात करो। प्रखर सारे सवाल रखना, मैं आपके सारे जवाब दूंगा। बस मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ, क्या अगर एलजी साहब को कुछ लग रहा था तो क्या एलजी साहब ने कॉग्निजेंस लिया उस चीज का? उन्होंने क्या किसी तरीके से वो खुद गए स्वयं प्रकट हुए या नहीं हुए? हमारी आतिशी जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये बात बता दी। क्या एलजी साहब ने कोई भी व्यक्तित्व मीडिया को दिया या वो खुद गए वहां पर मौजूद हुए? आपके 5 सांसद है, क्या वो वहां गए? नहीं गए। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, 24 घंटे का वक्त हमारी सरकार ने मांगा है। हमारे पास जितनी ताकत है, हमारी जितनी हैसियत है, हमारे पास जितनी क्षमता है, हम उसके तहत कार्रवाई करेंगे। आप उससे निश्चिंत रहिए। दिल्ली का बजट कौन पेश करता है, इसका जवाब दीजिए। अब है क्या ना, मैं बताऊं दोनों लोग के साथ दिक्कत क्या है। आप बात कर रहे हो कि एलजी को ताकत दे दी गई, अविरल जी बात कर रहे हैं मेयर किसका है, मूल मुद्दा फिर गायब है भाई। वो पूछ रहे हैं कि एलजी को ताकत आपने दी या नहीं दी, एलजी साहब ने कितना एंटरटेन किया इस मुद्दे को, उन्होंने अधिकारियों की कितनी बैठक ली, अगर वहां का मुख्यमंत्री जेल में है तो वो कितने मंत्रियों को बुला के पूछते बताओ भाई राज्य में क्या चल रहा है। एलजी तो बुला सकता है ना
कि भाई मुख्यमंत्री नहीं, मैं लीड कर रहा हूं, बताइए क्या है, लाइए जरा। लेकिन वहां आपस में तनातनी है। अब रही बात आपके 5 सांसद क्या कर रहे थे, यही दिल्ली की जनता ने तो उन्हें भी चुनने का काम किया है। अगर मैं फिर कह रहा हूं, मैंने जो पहले कहा उसी पर मैं कायम हूं कि अगर दिल्ली में कुछ होता है, आम आदमी पार्टी जितनी जिम्मेदार है उतनी भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है। 5 सांसद आपके भी हैं, क्लीन स्वीप करके केंद्र में आपको ही 5 सांसद दिए दिल्ली ने, उसी वोटर ने। तो वो वोटर जब राज्य की कोई या शहर की कोई समस्या आती, चांदनी चौक की कोई समस्या आती है, तो वो आम आदमी पार्टी में कैसे डाइवर्ट हो जाता है? वोट के नाम पे, मतलब कि राज्य में तुमने वोट दिया तो तुम वो करो, विधायकों का काम है, वहां दुर्गेश पाठक ही जाएंगे, वहां और कोई सांसद नहीं जाएगा। और ये भाई जहां अच्छी बात होगी तो वो सब हमने किया है, ऐसा तो नहीं हो पाएगा अविरल जी। आपके 5 सांसदों में कौन कौन गया ये बताइए। स्वाति मालीवाल को आप अपने कोटे में मत जोड़िएगा, उनके अपनी पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सांसद वो आम आदमी पार्टी की ही हैं। नहीं, एक पुराना मामला याद होगा, अधिक मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मनोज तिवारी जी के साथ क्या सलूक किया गया था, केवल मैं इतना ही इन्हें कहना चाहूंगा, और वो डिटेल निकाल कर देख लें किस प्रकार से इनके एक नेता के द्वारा किया गया था। मालूम होना चाहिए इन्हें, अगर इनकी याददाश्त तेज होगी तो समझ गए होंगे। मुझे तो पुल भी याद है, और इनॉग्रेशन था पुल का ये भी याद है, और क्या हुआ था ये भी याद है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि अभी पहुंच जाएं सांसद जी, सदन चल रहा है, कल मुद्दा उठा लेते, बीजेपी का कोई नेता ये कह देता कि हम इसको उठाएंगे। कहा तो स्वाति मालीवाल ने ना, स्वाति मालीवाल वहां गई है ना, वहां बच्चे रेंगते उन्होंने देखे है ना। देखिए सांसद पहुंचे थे यहाँ पर, योगेंद्र चंदोलिया यहाँ पहुंचे थे जी। कुलदीप के पास कुछ अपडेट है। कुलदीप जी, देखिए बताना चाहूंगा कि शुरू में सांसद थे योगेंद्र चंदोलिया, वो सुबह 8 बजे यहाँ सेंटर होम पर पहुंचे थे, जिन्होंने खुद निरीक्षण किया था। उसके बाद उन्होंने अपने फेस टू फेस लाइव आकर भी जानकारी दी थी। उनका भी यही मानना था, उन्होंने बताया कि 250 बच्चों की कैपेसिटी है और यहाँ पर 1000 से ज्यादा बच्चे इस शेल्टर होम में रखे गए। उन्होंने भी इसको लेकर जो मंत्री है उनके भी लिखा आता था कि और जो दिल्ली सरकार के अधीन में आता है, वैसे में अव्यवस्था को देखकर उन्होंने भी पूरा अंदर जब चेकिंग करी, उन्होंने पूरा अव्यवस्था देखकर आए थे और उन्होंने बताया कि किस तरह की यहाँ गड़बड़ियां सामने आई है। और उन्होंने इसको लेकर भी जो सीबीआई से इसको इंडिपेंडेंट जांच कराने की मांग करी थी, क्योंकि उनका भी ये कहना था कि दिल्ली सरकार के खुद के अफसर है, उसके मंत्री अगर जांच करेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। वैसे में इंडिपेंडेंट जांच यहाँ होनी चाहिए। और सबसे पहले वही मौके पे पहुंचे थे सुबह 8 बजे, जो योगेंद्र चंदेलिया रोहिणी से सांसद है, उन्होंने खुद आके निरीक्षण किया था। और जिसके बाद यहाँ पे तमाम आला अधिकारी उसके बाद यहाँ पहुंचने का दौर जारी है जी। बिल्कुल। अब प्रखर, अब तो मैं उस अपनी बात को ही वापस ले लेता हूँ। बीजेपी सांसद यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने सीबीआई जांच की बात करी। उन्होंने कहा अगर आप लोग करेंगे तो ये जांच होगी नहीं, आपके नेता लोग। विशाल जी, मैं आपको देखिए, फिर मैं आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन पूर्वक आपसे यही कहूंगा कि एक बार मजिस्ट्रेट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे पास आ जाने दीजिए और पीएम की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने दीजिए। मैं आपको आश्वासित कर रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके दर्शकों को भी आश्वासित करा कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी तरीके से किसी को बख्शेंगे नहीं। कोई भी अधिकारी में पकड़ा जाएगा। चलिए अविरल जी, फाइनल कमेंट, फिर मैं डिबेट क्लोज करूंगा। अविरल जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आवाज जी। देखिए, मेरा वही सवाल है जिसका ये उत्तर ना दे पाए हैं ना दे पाएंगे, ना इनका कोई बड़े से बड़ा नेता दे पाएगा। क्या इस कार्रवाई से वे जाने उल्टी आ जाएंगी जिनकी मृत्यु हुई है? सबसे बड़ा सवाल ये। नंबर 2, इन्होंने एलजी की बात की थी, एलजी ये चाहते, एलजी वो चाहते, एलजी ऐसे करते। तो एलजी की कितनी ये मानते हैं, कितनी सुनते हैं एलजी की? एलजी का तो क्लियर कट कहना था और एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल था, जिस तरीके से जेल में बैठकर सरकार चलाई जा रही, जेल से सरकार नहीं चलाई जाती, ये अनएथिकल है, ये मॉरल खिलाफ है। मॉरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा देना चाहिए। ये तो क्लियर कट था मैसेज, क्या उसको माना? और इसके साथ साथ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। जिस तरीके से एलजी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, एलजी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, एलजी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते हैं।
इसीलिए एलजी को बीजेपी के साथ ना जोड़े, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। उसके साथ साथ जिस तरीके से एलजी की बात है, इस मामले को लेकर कितनी बार संपर्क इन्होंने साधा, कितनी बार इन्होंने संपर्क साधा एलजी को लेकर, ये बताएं। मैं मनोज सिन्हा की पोस्ट पूछूंगा फिर आपसे। मनोज सिन्हा IAS IPS तो नहीं है ना? जम्मू कश्मीर में वो LG पोस्ट पे हैं क्या अविरल जी? बिल्कुल निश्चित रूप से। तो राजनीतिक पार्टी का हिस्सा थे, गाजीपुर के सांसद थे वो तो नहीं, लेकिन अभी वो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं। नहीं आपने है, कहा वो किसी नहीं पक्ष होते हैं, आपने जब वो कहा ना वो नहीं होते, अभी तो ठीक है, अभी संवैधानिक पद है, लेकिन होते तो पॉलिटिकल पार्टीज के ही हैं, वो कोई भी हो। नहीं, ऐसे तो मैं एक जज का भी मैं नाम बता दूंगा, जो पहले राज्यसभा गए, उसके बाद जज बने, फिर राज्यसभा पहुंच गए, कांग्रेस के कारण पहुंचे, वो भी शायद मालूम होगा। जल्दी से प्रखर, जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ विशाल जी आपके माध्यम से अविरल जी को, थोड़ा पढ़ कर आया करें, डिबेट पे जब बैठा करें। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि उनको बीजेपी के साथ जोड़ो, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री जो होता है ना, मुख्यमंत्री भी एक संवैधानिक पोस्ट है, वो एक व्यक्तिगत पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं था, वो पूरी दिल्ली की प्रजा का मुख्यमंत्री होता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविरल आपका, प्रखर आपका, और कुलदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो तस्वीरें और जो जानकारी हमसे साझा की। तो हम लोग बात कर रहे थे आदर्श किरण केंद्र में जिस तरीके से मंदबुद्धि बच्चों के जो लोगों की मौत हुई है लगभग 1 महीने में 13, ये बिल्कुल ही एक सवालिया निशान है। अब क्या कार्रवाई होती है और किन पर कार्रवाई होती है, ये देखने लिया। फिलहाल जनहित में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।